हेलो फ्रेंड्स, हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आज हम देखेंगे कि ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन में क्वांटिटी किस प्रकार रिलेटेड होती है। तो देखिए, सबसे पहली जो क्वांटिटी है वो है लीनियर डिस्प्लेसमेंट। देखिए, लीनियर डिस्प्लेसमेंट का कोई फॉर्मूला तो नहीं होता है। अब लीनियर डिस्प्लेसमेंट को रोटेशनल मोशन में हम क्या बोलते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। हम यहाँ पे इसे बोलेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। लीनियर डिस्प्लेसमेंट को हम एस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका भी कोई फॉर्मूला नहीं होता है। पर देखिए, लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में एक रिलेशन होता है। लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू आर इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए, लीनियर डिस्प्लेसमेंट के बाद जो दूसरी क्वांटिटी है लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। रोटेशनल मोशन में लीनियर वेलोसिटी के एनालॉगस जो क्वांटिटी होती है उसे हम बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं और एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी, इनके बीच में रिलेशन होता है लीनियर वेलोसिटी इक्वल्स टू आर इंटू एंगुलर वेलोसिटी। इसके बाद तीसरी क्वांटिटी है लीनियर एक्सेलरेशन। लीनियर एक्सेलरेशन को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं और लीनियर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन लीनियर वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। तो चेंज को हम लिख सकते हैं डेल्टा, चेंज इन लीनियर वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। लीनियर एक्सेलरेशन के एनालॉगस क्वांटिटी रोटेशनल मोशन में कहलाती है एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन को हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं और एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। तो चेंज को हम डेल्टा लिख सकते हैं, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। और लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन में जो रिलेशन होता है वो होता है लीनियर एक्सेलरेशन इक्वल्स टू आर इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन। इसके बाद देखिए, फोर्थ क्वांटिटी है मास। मास को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे मास का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। अब मास के एनालॉगस जो क्वांटिटी होती है रोटेशनल मोशन में उसको हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है I इक्वल्स टू mr²। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो क्वांटिटी होती है वो होती है लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं और लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू लीनियर वेलोसिटी। लीनियर मोमेंटम के एनालॉगस क्वांटिटी रोटेशनल मोशन में होती है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को हम L से रिप्रेजेंट करते हैं और एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है, जैसे देखिए यहाँ पे लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? मास इंटू लीनियर वेलोसिटी। तो रोटेशनल मोशन में मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिप्लेस होता है और लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी से रिप्लेस होती है। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होगा? I इंटू ओमेगा। लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम में रिलेशन होता है L इक्वल्स टू आर पी, यानी कि एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू आर इंटू लीनियर मोमेंटम। नेक्स्ट क्वांटिटी है फोर्स।
फोर्स को F से रिप्रेजेंट करते हैं और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू लीनियर एक्सेलरेशन। फोर्स के एनालॉगस क्वांटिटी रोटेशनल मोशन में होती है टॉर्क। टॉर्क को टाउ इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा देखिए, लीनियर ट्रांसलेशनल मोशन में फॉर्मूला इसका मास इनटू एक्सेलरेशन, रोटेशनल मोशन में मास रिप्लेस होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया से और लीनियर एक्सेलरेशन रिप्लेस होता है एंगुलर एक्सेलरेशन से। तो ये हो गया अल्फा। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा रोटेशनल मोशन में, आई इंटू अल्फा। फोर्स और टॉर्क में जो रिलेशन होता है वो होता है टॉर्क इक्वल्स टू आर इंटू एफ, यानी कि टॉर्क इक्वल्स टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस या फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू फोर्स बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वांटिटी देखिए, नेक्स्ट क्वांटिटी होती है वर्क। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। इधर भी उसे वर्क ही बोला जाता है और इधर वर्क का फॉर्मूला क्या होगा देखिए, फोर्स को रिप्लेस करेंगे हम टॉर्क से और डिस्प्लेसमेंट को रिप्लेस करेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से। इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं होता। लास्ट क्वांटिटी है पावर। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। देखिए वर्क अपॉन टाइम, वर्क को हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। तो पावर का फॉर्मूला याद रखना फोर्स इंटू वेलोसिटी होता है। इसी प्रकार इधर पावर का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे भी वर्क अपॉन टाइम होगा। अगर हम इस फॉर्मेट में लिखना चाहें फोर्स इंटू वेलोसिटी के फॉर्म में, तो यहाँ पे देखिए पावर का फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स रिप्लेस होगा टॉर्क से और वेलोसिटी रिप्लेस होगी एंगुलर वेलोसिटी से। तो पावर का फॉर्मूला इधर क्या होगा, टॉर्क इंटू एंगुलर वेलोसिटी। इनमें कोई रिलेशन नहीं होता है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। ट्रांसलेशनल मोशन में जो क्वांटिटी होती है उसे हम रोटेशनल मोशन में क्या बोलते हैं, उनके बीच में रिलेशन क्या होते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए आपको इनका वेक्टर फॉर्म भी ध्यान में रखना है। वेक्टर फॉर्म, अगर हम इन्हें वेक्टर फॉर्म में लिखें, वेक्टर फॉर्म, तो देखिए वेक्टर फॉर्म लिखने का एक ट्रिक बताता हूं मैं। देखिए लीनियर क्वांटिटी और एंगुलर क्वांटिटी के बीच में आर यूज होता है, ठीक है। तो जब भी हम इन्हें वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हमेशा याद रखना, एक ट्रिक बताता हूं। देखिए लीनियर इक्वल्स टू आर इंटू एंगुलर होता है, आर इंटू एंगुलर होता है। वेक्टर फॉर्म में इंपॉर्टेंट होता है सबसे पहले कौन सी क्वांटिटी को लेना है, क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए अगर वेक्टर सी इक्वल्स टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी है, तो हम वेक्टर सी को बी क्रॉस ए नहीं लिख सकते, ऐसा नहीं लिख सकते हैं। अगर हम ऐसा लिखेंगे तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो पहले कौन सी क्वांटिटी आएगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो देखिए इसका ट्रिक क्या है, अगर लीनियर इक्वल्स टू आर इंटू एंगुलर है तो सबसे पहले एंगुलर आएगा, बाद में आर आएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पहले एंगुलर को वेक्टर में, फिर लिखेंगे आर को वेक्टर में, लीनियर का। अगर एंगुलर इक्वल्स टू आर इंटू लीनियर है तो इस केस में हम क्या करेंगे, आर को पहले रखेंगे और लीनियर को बाद में रखेंगे। अब देखिए इसको हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। यहाँ पे देखिए एस लीनियर डिस्प्लेसमेंट है और थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ देखिए आर और एंगुलर है, तो एंगुलर क्वांटिटी हमेशा पहले लिखी जाती है। तो यहाँ पे हम इसको कैसे लिखेंगे, एस इक्वल्स टू थीटा क्रॉस आर। यहाँ पे देखिए लीनियर वेलोसिटी इक्वल्स टू आर इंटू एंगुलर वेलोसिटी है। तो जब भी आर और एंगुलर वेलोसिटी साथ में होंगे तो पहले एंगुलर वेलोसिटी को लिखना। तो यहाँ पे क्या आएगा, एंगुलर वेलोसिटी क्रॉस आर। यहाँ पे भी देखिए लीनियर एक्सेलरेशन इक्वल्स टू आर इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन है, तो पहले एंगुलर क्वांटिटी आएगी। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, अल्फा क्रॉस आर।
अब यहाँ पे देखिए क्या है, एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू आर इंटू लीनियर मोमेंटम। अब इधर जो राइट साइड है इसमें आर और लीनियर क्वांटिटी यूज हुई है, तो हमेशा याद रखना लीनियर क्वांटिटी और आर दोनों साथ में होंगे, तो आर का नंबर पहले लगेगा और लीनियर क्वांटिटी का बाद में। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, L इक्वल्स टू आर क्रॉस पी। और देखिए यहाँ पे क्या है, टॉर्क इक्वल्स टू आर इंटू फोर्स। तो टॉर्क एंगुलर क्वांटिटी कहलाती है और फोर्स लीनियर क्वांटिटी कहलाती है। तो यहाँ पे आर और लीनियर क्वांटिटी साथ में आया है, तो आर पहले लीनियर क्वांटिटी बाद में। तो इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, टॉर्क इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ। तो ये रिलेशन आप ध्यान में रखेंगे। अब हम पढ़ेंगे एक्सप्रेशन फॉर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी। देखिए हमें पता है जब कोई बॉडी मोशन परफॉर्म करती है तो उसे काइनेटिक एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, और हमें पता है कि अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, हाफ mv²। तो हमें यह देखना है कि अगर कोई बॉडी रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रही है तो रोटेशनल मोशन परफॉर्म करने वाली बॉडी को कितनी काइनेटिक एनर्जी लगेगी, यानी हमें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के बारे में समझना है। तो देखिए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हम कैसे निकालेंगे, तो आइए देखते हैं। अब इसके एक्सप्रेशन को बहुत ही इजी तरीके से समझते हैं। देखिए हम एक्सप्रेशन डिराइव कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि हमारे पास एक रिजिड बॉडी है जो n नंबर ऑफ पार्टिकल से बनी हुई है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये टॉपिक रहेगा एक्सप्रेशन फॉर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिजिड बॉडी। तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे कि मान लीजिए एक रिजिड बॉडी है जो गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट रोटेट कर रही है। सबसे पहले हम पॉइंट लिख लेंगे। देखिए एक रिजिड बॉडी है जो एक दिए गए एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट रोटेट हो रही है यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी के साथ, मतलब वह अपनी वेलोसिटी को चेंज नहीं कर रही है। अब हम उसकी फिगर बना लेते हैं। देखिए कहीं से भी आप एक फिगर बना लीजिए। एक रिजिड बॉडी है समझ लीजिए, और इस पॉइंट से एक्सिस ऑफ रोटेशन पास हो रहा है। इस एक्सिस के आसपास ये बॉडी घूम रही है विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। अब मान लीजिए कि ये जो बॉडी है n नंबर ऑफ पार्टिकल से बनी हुई है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेट अ बॉडी इज कंसिस्ट ऑफ n number of particles n नंबर ऑफ पार्टिकल से बनी हुई है बॉडी। तो ये जो पार्टिकल है इनके मासेस होंगे कुछ, तो मान लेते हैं एक पार्टिकल का मास m1 होगा, दूसरे का m2, तीसरे का m3, ऐसे करते करते n वाले पार्टिकल का जो मास होगा वो mn होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि अ बॉडी इज कंसिस्ट ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल हैविंग मासेस m1, m2 डैश mn, और ये जितने भी पार्टिकल्स हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन से कुछ डिस्टेंस पे बैठे होंगे तो वो भी लिख लेंगे हम। देखिए हैविंग मासेस m1, m2, mn एंड सिचुएटेड एट डिस्टेंस ऑफ r1, r2 डैश rn रिस्पेक्टिवली। तो देखिए यहाँ पे हम वो पार्टिकल मार्क कर लेते हैं। मान लीजिए पहला पार्टिकल है, इसका मास m1 है और ये r1 डिस्टेंस पे बैठा है। इधर कोई दूसरा पार्टिकल m2 है, ये r2 डिस्टेंस पे बैठा है। इधर कोई तीसरा पार्टिकल होगा m3, ये r3 डिस्टेंस पे बैठा है। ऐसे करते करते चौथा, पांचवा और mn पार्टिकल, इसका मास होगा mn और ये rn डिस्टेंस पे होगा। अब देखिए हमें पता है जब बॉडी रोटेशनल मोशन परफॉर्म करती है तो उसके सारे पार्टिकल क्या करते हैं, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हैं। अब देखिए यहाँ पे बॉडी की जो एंगुलर वेलोसिटी है वह यूनिफॉर्म है, तो यहाँ जो पार्टिकल्स होंगे वह क्या करेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन।
यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आपको पता है क्या होता है, सर्कुलर मोशन विथ यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि जब बॉडी रोटेट होगी तो उसके सारे पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेंगे। और एक चीज़ ध्यान में रखिए, देखिए जब सारे पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेंगे तो सभी पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी, बट जो लीनियर वेलोसिटी होगी वह डिफरेंट होगी। वह कैसे, समझिए। मान लीजिए एक बॉडी है और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के आसपास ये बॉडी ऐसे रोटेट हो रही है। अब इसमें हम मान लेते हैं ये 3 पार्टिकल से बनी हुई है और इसने रोटेशनल मोशन 1 रोटेशन कंप्लीट किया। मान लीजिए इस बॉडी ने अपना 1 रोटेशन कंप्लीट किया। जब बॉडी अपना 1 रोटेशन कंप्लीट कर लेगी तो ये तीनों पार्टिकल भी अपना 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेंगे। रिवॉल्यूशन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं। अब देखिए ये जो फर्स्ट पार्टिकल है, मान लीजिए फर्स्ट पार्टिकल, ये सेकेंड है, ये थर्ड है। देखिए हम इसकी लीनियर स्पीड और एंगुलर स्पीड की बात करते हैं तो लीनियर स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और एंगुलर स्पीड क्या होती है, एंगल अपॉन टाइम। अब देखिए जब ये बॉडी यहाँ से घूम के वापस अपने जगह पे आएगी तो टाइम तो सबको एक जैसे लगेगा। ये तीनों पार्टिकल को यहीं पे वापस आने के लिए टाइम एक जैसा लगेगा। पर आप ध्यान से देखिए, ये जो फर्स्ट पार्टिकल है ये बहुत कम डिस्टेंस कवर किया इसने, सेकेंड पार्टिकल को ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है, थर्ड पार्टिकल को उससे भी ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है। टाइम तो सबको सेम लग रहा है और सेम टाइम में ये तीनों भी अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इनकी डिस्टेंस कवर करने की जो स्पीड है वह अलग अलग है। ये कम डिस्टेंस कवर कर रहा है दिए हुए टाइम में, इसका मतलब इसकी स्पीड कम है। ये दिए हुए टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है और उससे भी ज़्यादा ये कर रहा है। तो सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी होनी चाहिए, थर्ड पार्टिकल की, तभी ये दिए हुए टाइम में अपना 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जो पार्टिकल पास में होता है उसकी स्पीड कम होती है और जो सबसे दूर होता है उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होती है। अब एंगुलर वेलोसिटी को समझिए। तो देखिए एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तीनों पार्टिकल ने 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया, फर्स्ट पार्टिकल ने कितना एंगल कंप्लीट किया होगा, तो हमें पता है रेडियस कुछ भी रहे, सर्कल का टोटल एंगल कितना होता है, 360 डिग्री। यानी इसने भी 360 डिग्री का एंगल बनाया, इसने भी 360 डिग्री का एंगल बनाया और इसने भी 360 डिग्री का एंगल बनाया। और टाइम तो तीनों को बराबर लग रहा है। इसका मतलब क्या है, तीनों ने सेम एंगल डिस्क्राइब किया है सेम टाइम में। इसका मतलब उनकी एंगुलर स्पीड क्या है, सेम है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों लीनियर वेलोसिटी हर पार्टिकल की अलग अलग होती है और एंगुलर वेलोसिटी सेम क्यों होती है। तो हम एक पॉइंट लिखेंगे कि जब बॉडी रोटेट होगी तो सारे पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेंगे सेम एंगुलर वेलोसिटी के साथ, बट उनकी जो लीनियर वेलोसिटी रहेगी वह डिफरेंट होगी। तो ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए तो सभी पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी अलग अलग है, तो हम फर्स्ट पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी निकालते हैं। लीनियर वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल इज, लीनियर वेलोसिटी फर्स्ट पार्टिकल की v1 होगी। अब देखिए लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी दोनों में रिलेशन क्या होता है, v इक्वल्स टू आर ओमेगा। तो देखिए जो फर्स्ट पार्टिकल है r1 डिस्टेंस पे होगा। चलो यहाँ पे वेलोसिटी भी मार्क कर देते हैं। मान लीजिए इसकी लीनियर वेलोसिटी v1 है, इसकी v2 होगी, इसकी v3 होगी और इसकी vn होगी। तो फर्स्ट पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी क्या होगी, v1 इक्वल्स टू r1 इंटू ओमेगा। अब ओमेगा तो सभी का सेम है इसलिए हमने यहाँ पे ओमेगा 1 नहीं लिखा। अब देखिए लीनियर वेलोसिटी हमें पता चल चुकी है तो हम फर्स्ट पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। तो हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल इज, फर्स्ट पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी,
तो हमें पता है काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वह होता है हाफ mv²। तो फर्स्ट पार्टिकल का मास है m1 और फर्स्ट पार्टिकल की वेलोसिटी है v1, तो क्या हो जाएगा हाफ m1 v1²। अब देखिए हाफ m1 v1 कितना है r1 ओमेगा, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा r1² ओमेगा²। तो फर्स्ट पार्टिकल का जो काइनेटिक एनर्जी है वो है हाफ m1 r1² ओमेगा²। तो सिमिलरली हम सेकेंड, थर्ड, फिफ्थ, फोर्थ, फिफ्थ ऐसे पार्टिकल की एनर्जी निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी ऑफ अदर पार्टिकल्स इज, तो क्या होगा अगर हम सेकेंड पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी देखें तो वो हो जाएगी हाफ सेकेंड वाले का मास, सेकेंड वाले का डिस्टेंस का स्क्वायर और उसकी एंगुलर वेलोसिटी तो सेम होगी। इसी प्रकार थर्ड वाले का हो जाएगा हाफ m3 r3² ओमेगा²। ऐसे करते करते फोर्थ, फिफ्थ और nth वाले का क्या होगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ nth पार्टिकल हाफ mn rn² ओमेगा²। तो हमने हर इंडिविजुअल पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी निकाल ली। अब हमें पूरे बॉडी की काइनेटिक एनर्जी निकालना है। तो देखिए बॉडी तो पूरे n पार्टिकल से बनी हुई है, तो अगर बॉडी की काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो हमें क्या करना होगा सारे पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को ऐड कर देना होगा। तो देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी इज, तो हम उसको बोल सकते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। वो क्या होगी सभी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी का सम। अब देखिए सभी का हमें एक्सप्रेशन पता है, तो यहाँ पे रख देंगे हाफ m1 r1² ओमेगा² हाफ m2 r2² ओमेगा² प्लस हाफ m3 r3² ओमेगा² प्लस हाफ mn rn² ओमेगा²। अब देखिए सब में कॉमन क्या है, तो हाफ और ओमेगा² सब में कॉमन है, तो हम कॉमन ले लेते हैं हाफ और ओमेगा²। तो अंदर क्या बचा m1 r1² प्लस m2 r2² प्लस m3 r3² प्लस mn rn²। अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो ये क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी, क्योंकि मैंने आपको समझाया है इससे पहले। तो इसको हम शॉर्टकट में कैसे लिख सकते हैं हाफ ओमेगा², ये बताया था शॉर्टकट में कैसे लिखते हैं समेशन ऑफ mi ri² i 1 से लेके n तक है हाफ ओमेगा² और ये क्या है i। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या बनेगा काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल इक्वल्स टू हाफ i ओमेगा²। तो यह है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। तो देखिए इसको आप कैसे याद रख सकते हो, सिंपल हमें पता है अगर बॉडी ट्रांसलेशनल मोशन परफॉर्म कर रही है तो उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होती है हाफ mv²। क्या होती है हाफ mv²। तो अगर रोटेशनल मोशन में उसकी काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो क्या करेंगे, ये कांस्टेंट है एज इट इज, मास रिप्लेस होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, लीनियर वेलोसिटी रिप्लेस होगी एंगुलर वेलोसिटी से। तो इस प्रकार से आप ध्यान में रख सकते हो। वैसे तो हाफ mv² ये तो हमें हमेशा याद रहता है, तो इसको बस आपको जो मैंने टेबल लिखा के दिया है कि ट्रांसलेशनल मोशन में जो क्वांटिटी होती है रोटेशनल मोशन में उसको क्या बोलते हैं या किससे एनालॉगस होती है, बस ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो ये हो गया एक्सप्रेशन फॉर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब हम देखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रिंग। अब यूनिफॉर्म रिंग क्या होती है इसको हम समझते हैं। तो देखिए रिंग जनरली इस प्रकार से होती है,
मान लीजिए ये रिंग है, इस रिंग की रेडियस है r कैपिटल और इस रिंग का मास है m। अब देखिए यूनिफॉर्म रिंग का मतलब क्या हो गया कि अगर हम इस रिंग को सीधा करें, इस प्रकार से कर दें, तो मान लीजिए इस रिंग की जो लेंथ है वह L हो जाएगी। तो यूनिफॉर्म रिंग का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए हमने इस रिंग को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, सभी पार्ट का जो मास है वह सेम होना चाहिए, तभी हम इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म रिंग। मतलब मास अपॉन लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ अगर सेम है रिंग का तो हम उसे क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म रिंग। तो यूनिफॉर्म रिंग का मतलब क्या होता है, इफ मास पर यूनिट लेंथ इज सेम देन द रिंग इज नोन एज यूनिफॉर्म रिंग। तो आपको ये समझ में आया होगा। तो देखिए रिंग का यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको डायरेक्ट दिया हुआ है, तो कैसे निकला है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए मान लीजिए ये रिंग है और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इस एक्सिस के आसपास ये रिंग घूम रही है, रोटेट हो रही है। अब मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल है, ये पहला पार्टिकल है, ये r डिस्टेंस पे है, ये दूसरा पार्टिकल है, ये भी r डिस्टेंस पे ही होगा। अब देखिए रिंग के जो पार्टिकल्स हैं, रिंग के सेंटर से सभी सेम डिस्टेंस पे बैठे होते हैं, सभी का डिस्टेंस कितना होगा, जितनी रिंग की रेडियस होगी। तो हम मान लेते हैं पहला पार्टिकल r डिस्टेंस पे है, दूसरा r पे है, तीसरा पार्टिकल भी r डिस्टेंस पे है, चौथा पार्टिकल भी r डिस्टेंस पे है। ऐसे करते करते mn पार्टिकल भी r डिस्टेंस पे होगा। तो अगर मुझे रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो मुझे क्या करना होगा, सभी पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा। तो देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ऑल पार्टिकल्स। तो देखिए पहले पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, पहले पार्टिकल का मास और वह एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना दूर है उसका स्क्वायर। सेकेंड वाले का क्या होगा, उसका मास और वो भी r स्क्वायर। थर्ड वाले का मास r स्क्वायर, फोर्थ वाले का मास r स्क्वायर, ऐसे करते करते mn r स्क्वायर। अब देखिए सभी में कॉमन क्या है, r स्क्वायर। तो अंदर क्या बचा, m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 प्लस mn। अब इसको ध्यान से देखिए, ये क्या है, ये क्या है, मास ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, सेकेंड पार्टिकल, थर्ड पार्टिकल, ऐसे करते करते nth पार्टिकल। तो सभी पार्टिकल के मास को अगर हम ऐड करेंगे तो किसका मास मिलेगा हमें, रिंग का, क्योंकि रिंग क्या है, इन्हीं पार्टिकल से बनी हुई है। तो रिंग का जो मास होगा वो क्या होगा, रिंग के सभी पार्टिकल के मास का एडिशन। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, मास ऑफ रिंग। तो ये क्या हो जाएगा, r स्क्वायर इंटू m, इसको हम लिख सकते हैं mr स्क्वायर। तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, mr स्क्वायर। ये आपको बुक में डायरेक्ट दिया हुआ है, तो आपको ये डायरेक्ट ध्यान में रखना है कि रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वह होगा mr स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, तो आपको देखिए अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ध्यान में रखना है, आपको डायरेक्ट ध्यान में रखना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट एन एक्सिस। अब देखिए एक्सिस कैसे पास हो रहा है, हमने कैसे माना एक्सिस को, ये रिंग है, रिंग के सेंटर से पास हो रहा है और रिंग का ये जो प्लेन है इसको परपेंडिकुलर है। तो जब भी हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखेंगे तो दो चीज बहुत मेन होती है, एक होती है पोजीशन और एक होती है ओरिएंटेशन। देखिए पोजीशन का मतलब क्या है, जैसे ये रिंग है, मान लीजिए ये रिंग है
तो रिंग के किस पॉइंट से एक्सिस पास हो रहा है। अगर यहाँ से पास हो रहा है तो हम बोलेंगे पासिंग थ्रू सेंटर, अगर यहाँ से पास हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे, पासिंग थ्रू इट्स सरकमफेरेंस। तो एक होता है पोजीशन और दूसरा होता है ओरिएंटेशन। अब देखिए इस पॉइंट से अगर एक्सिस पास हो रहा है तो दो तरीके से एक्सिस पास हो सकता है, एक तो ऐसे पास हो सकता है, इस पॉइंट से पास हो रहा है और देखिए प्लेन ऑफ रिंग को ये एक्सिस कैसा है, परपेंडिकुलर। और दूसरा तरीका है ऐसे भी पास हो सकता है, या फिर ऐसे पास हो सकता है, या फिर ऐसे पास हो सकता है, कैसे भी इस पॉइंट से एक्सिस पास हो सकता है। तो इस केस में देखिए क्या है, ये जो एक्सिस है वह क्या है, प्लेन ऑफ रिंग के साथ पैरेलल है, इस प्रकार से प्लेन में बना हुआ है। तो दो चीज मेन होती है एक्सिस ऑफ रोटेशन बताते वक्त, पोजीशन क्या है और ओरिएंटेशन क्या है। पोजीशन का मतलब होता है कि एक्सिस किस पॉइंट से पास हो रहा है, और ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वह बॉडी को पैरेलल है या परपेंडिकुलर है। तो दो चीज हमेशा ध्यान रखना, क्या, पोजीशन और ओरिएंटेशन। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, ये हो गया पोजीशन, एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। और यहाँ पे परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन बोला तो ये क्या हो गया, उसका ओरिएंटेशन। तो आपको डायरेक्ट ध्यान में रखना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, mr²। अब हम देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क। तो देखिए इसका आपको पूरा एक्सप्रेशन ध्यान में रखना है, क्योंकि इसका पूरा एक्सप्रेशन दिया है। इससे पहले हमने रिंग का पढ़ा, रिंग का डायरेक्ट एक्सप्रेशन आपको ध्यान में रखना है mr², पर ये जो डिस्क का है इसका एक्सप्रेशन डिराइव करके दिया है। तो कैसे डिराइव किया गया है वह मैं आपको समझाता हूँ। तो देखिए यूनिफॉर्म डिस्क क्या होती है, पहले हम इसको समझ लेंगे। तो डिस्क में क्या होगा, देखिए डिस्क किस प्रकार से रहेगी, डिस्क इस प्रकार से रहती है। देखिए रिंग और डिस्क में अंतर क्या होता है, देखिए ये है रिंग, तो रिंग में हम क्या गिनते हैं, मास पर यूनिट लेंथ, और ये है डिस्क, डिस्क पूरी भरी हुई होती है, तो डिस्क में हम क्या गिनते हैं, मास अपॉन एरिया। तो याद रखिए डिस्क को हम यूनिफॉर्म कब बोलेंगे, जब उसका मास पर यूनिट एरिया थ्रू आउट सेम हो, तब हम उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म डिस्क है। अब देखिए डिस्क बनी कैसे है, तो डिस्क कैसे बनी है, देखिए डिस्क रिंग से ही बनी है। अब जैसे मान लीजिए ये एक चूड़ी है, इसके अंदर मैंने एक छोटी चूड़ी रखा, उसके अंदर छोटी चूड़ी रखा, उसके अंदर छोटी चूड़ी रखते गया, तो क्या बन जाएगी, डिस्क। तो डिस्क देखिए बहुत सारे रिंग का कॉम्बिनेशन होता है, पर सभी रिंग का सेंटर एक होना चाहिए। तो हम बोल सकते हैं डिस्क इज कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रिक रिंग्स। तो देखिए डिस्क के बारे में आपको क्या क्या ध्यान में रखना है, इट इज कंसिस्ट ऑफ large number of concentric ring। और यूनिफॉर्म डिस्क हम कब बोलेंगे, यूनिफॉर्म डिस्क हम कब बोलेंगे, जब डिस्क का मास पर यूनिट एरिया थ्रू आउट सेम हो। इफ मास per unit area is same throughout, then disk is said to be uniform। देखिए मास पर यूनिट एरिया को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, सिग्मा होता है मास पर यूनिट एरिया, इसको हम सरफेस मास डेंसिटी भी बोल सकते हैं। अब देखिए डिस्क सर्कुलर होती है, इसलिए डिस्क का एरिया क्या होगा, πr², तो हम इसको लिख सकते हैं m/πr²। अब हम देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क। तो देखिए हमें यूनिफॉर्म डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक्सप्रेशन बनाना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट क्या मानेंगे कि मान लीजिए एक डिस्क है जिसका मास m है,
रेडियस r है वह एक एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रही है और वो एक्सिस पास हो रहा है उसके सेंटर से और परपेंडिकुलर है उसके प्लेन को। तो ये फर्स्ट पॉइंट हम लिख लेते हैं। अब इसके फिगर बना लेते हैं। देखिए फिगर कैसे बनेगी। ये मान लीजिए डिस्क है और ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के आसपास ये डिस्क रोटेट हो रही है। अब मैंने आपको बताया था डिस्क कैसे बनी हुई होती है, बहुत सारे कॉन्सेंट्रिक रिंग से। तो हम एक रिंग अज्यूम कर लेते हैं। देखिए एक रिंग ले लेते हैं हम। मान लीजिए एक रिंग है। इस रिंग की रेडियस है r और इस रिंग की जो थिकनेस है ये थिकनेस, इस थिकनेस को हम मान लेते हैं dr। ये बहुत ही स्मॉल है। और अगर हम डिस्क की बात करें डिस्क, तो डिस्क की रेडियस है कैपिटल R। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि डिस्क इज कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रिक रिंग्स। देखिए इसके बाद हम क्या लिखेंगे कि मान लीजिए ये जो डिस्क है बहुत सारे कॉन्सेंट्रिक रिंग से बनी हुई है। तो हम एक रिंग कंसिडर करेंगे जिसकी रेडियस होगी स्मॉल r और उसकी थिकनेस होगी dr। तो देखिए सेकेंड पॉइंट क्या होगा। अब देखिए सेकेंड पॉइंट क्या लिखा हमने, कंसिडर अ डिस्क इज कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रिक रिंग्स। और एक रिंग हमने कंसिडर किया जिसका मास है dm और जिसकी रेडियस रहेगी स्मॉल r और थिकनेस होगी dr। अब देखिए हम इस रिंग का मास पर यूनिट एरिया निकाल लेते हैं। मास पर यूनिट एरिया ऑफ रिंग इज, तो मास पर यूनिट एरिया क्या होगा, सिग्मा इक्वल्स टू मास अपॉन एरिया। अब देखिए एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब ये रिंग है तो रिंग का जो एरिया होगा वो पाई आर स्क्वायर नहीं होगा। तो देखिए ये रिंग है, ये इस प्रकार से रिंग है। इस रिंग की रेडियस है r और ये जो थिकनेस है ये है dr। अब हम इस रिंग को कट कर देते हैं तो देखिए इस प्रकार से होगी ये रिंग। ये रहेगी उसकी थिकनेस dr और ये रहेगी उसकी लेंथ, यहाँ से यहाँ तक लेंथ, इसको हम बोलते हैं सरकमफरेंस। और ये कितनी होती है 2 पाई r के बराबर होती है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये एक रेक्टेंगल का शेप हो गया। अगर हम रिंग को काट के सीधा करते हैं तो वह एक रेक्टेंगल बन जाता है। और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ कितनी है यहाँ पे 2 पाई r और ब्रेथ कितनी है देखिए, तो ये dr के बराबर है। इसलिए इस रिंग का एरिया क्या हो जाएगा 2 पाई r dr और मास कितना है रिंग का dm। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, देखिए मास पर यूनिट एरिया ऑफ रिंग dm अपॉन एरिया। अब एरिया कितना है 2 पाई r dr। तो यहाँ से dm की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिग्मा इंटू 2 पाई r dr। अब रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग इज गिवन बाय, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, इससे पहले हमने पढ़ा था क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, आपको बताया था मैंने क्या होता है, मास इनटू रेडियस का स्क्वायर। तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा रिंग का, IR ले लेते हैं, मास है dm इंटू आर स्क्वायर। तो देखिए dm कितना है यहाँ पे, सिग्मा इंटू 2 पाई r इंटू dr इंटू आर स्क्वायर। तो IR कितना होगा यहाँ से देखिए 2 पाई सिग्मा r इंटू आर स्क्वायर होगा r क्यूब इंटू dr। तो ये क्या हो गया रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब हमें निकालना है डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो देखिए डिस्क क्या है, नंबर ऑफ रिंग से बनी हुई है। तो हम क्या करेंगे, हर एक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे और उसको ऐड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे हर रिंग की रेडियस अलग अलग होगी, पर ये जो डिस्क है यूनिफॉर्म है। तो यूनिफॉर्म डिस्क का अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो हम क्या करेंगे, कोई भी एक रिंग कंसीडर करेंगे, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे और उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो हमें पूरे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चल जाएगा अगर यूनिफॉर्म है तो हमने देखिए एक रिंग कंसीडर किया, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया। अब हमें डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो हमें क्या करना होगा, इस
एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करना होगा। तो हम क्या लिखेंगे, देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क इज गिवन बाय, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग। तो देखिए क्या होगा, I इक्वल्स टू हाफ। और देखिए जो डिस्क है रिंग से बनी हुई है, तो देखिए डिस्क इस प्रकार से है, बहुत सारे रिंग से बनी हुई है। तो जो सबसे पहले रिंग होगी देखिए उसकी रेडियस कितनी होगी, 0, फिर धीरे धीरे रेडियस बढ़ते गई है हर रिंग की, और जो लास्ट वाली रिंग होगी उसकी रेडियस कितनी होगी, जितने डिस्क की रेडियस होगी। तो देखिए रिंग की जो रेडियस वेरी कर रही है 0 टू कैपिटल R वेरी कर रही है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन की लिमिट हम रखेंगे 0 से कैपिटल R। तो देखिए आगे क्या होगा, इंटीग्रेशन 0 टू कैपिटल R, और IR की वैल्यू कितनी है 2 पाई सिग्मा R क्यूब dr। तो यहाँ पे देखिए 2 पाई और सिग्मा कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएंगे, और R क्यूब इंटीग्रेशन में रहेगा। अब इंटीग्रेशन का नॉलेज होगा आपको, तो आपको पता होगा R क्यूब का जो इंटीग्रेशन होता है वो R का पावर 4/4 होगा। ये होगा 2 पाई सिग्मा R पावर 4/4, और ये लिमिट लगानी होगी 0 से कैपिटल R 2 पाई सिग्मा। अब देखिए लिमिट का मतलब क्या होता है, जहाँ जहाँ पे स्मॉल r होगा वहाँ पे कैपिटल R रखेंगे, फिर माइनस जहाँ जहाँ पे r होगा वहाँ पे 0 रखेंगे। तो इसका क्या होगा, देखिए कैपिटल R पावर 4 डिवाइड में 4 माइनस 0 का पावर 4 0 डिवाइड में 4 0। तो ये कितना हो गया 2 पाई सिग्मा इंटू R पावर 4/4। तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई, अच्छा ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा पाई सिग्मा R का पावर 4 डिवाइड में 2, ये हो गया। अब देखिए बट फॉर डिस्क, अगर हम डिस्क की बात करें तो डिस्क का सिग्मा कितना होता है, मास पर यूनिट एरिया, मास होता है कैपिटल M, और एरिया मैंने आपको बताया था क्या होता है पाई R स्क्वायर। यहाँ हम लिख सकते हैं पाई R स्क्वायर, इसीलिए I क्या होगा, देखिए पाई इंटू सिग्मा की जगह हम लिख सकते हैं M/पाई R स्क्वायर इंटू R पावर 4, और ये डिवाइड का 2। तो I क्या होगा, देखिए पाई से पाई कैंसल, ये R पावर 4 है, पाई से पाई कैंसल, ऊपर बचा M, यहाँ R पावर 4 है, यहाँ R पावर 2 है, 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा R पावर 2 और डिवाइड में बचेगा 2। तो ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क। तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/2। तो फ्रेंड्स इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे आगे का टॉपिक। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।